आपने पूरे ही जर्नी के दौरान वो रूम नहीं छोड़ा जहाँ पे आपका पहली बार आप गए थे? 2016 में ज़्यादा दाल गली नहीं, क्योंकि प्री हो गया, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपके रूममेट्स बदलते रहते हाँ, थे? रूममेट तो बदलते रहते थे। रूम का कलर पेंट 4-5 बार हो गया होगा शायद उस दौरान, पर प्रिया वही रही। पटवार जैसे जो सिलेक्शन आसपास जो होते रहे, आपका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और सीधा आरएएस में हुआ। आपसे छोटे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं और आप इतने बड़े एग्जाम की जो 3 टायर में एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी करके कैसे कर लोगे। मुक्ता मैम अपने संस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब हमारी कमियों को हम एनालिसिस करके उसके बाद उसको ओवरकम कर सकते। और साथ साथ में जो बाकी एग्जाम्स के भी जो सारे सिलेबस है वो आरएएस के साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब लगभग मर्ज हो जाते हैं। हमारे आसपास के टाउन में एक भी लड़की को बाहर नहीं भेजा गया कि मतलब आप शहर से बाहर या एक सिटी से बाहर जाके तैयारी करो। ये बताया जाता है कि लड़की में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी सर, पराया धन होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपके केस में आपके पिताजी माताजी ने इसको एक तरह से उल्टा इसमें एग्जाम्पल दिया है। जी सर, अगर लड़की एक निकलती है तो 10 लड़कियों को और मोटिवेट करती है, और वो एक परिवार के साथ साथ 4 परिवारों को और मोटिवेट करेगी। बहुत सुना मैंने कि ये क्या निहाल करेगी, मतलब इससे तो वो पटवारी भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। बच्ची को स्कूल जाने के लिए जो 10th तक पढ़ाया गया, 11th में नहीं पढ़ा रहे थे उन्होंने। क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो बोले कि स्कूल रोड के उस पार है, तो रोड के उस पार स्कूल है, इस वजह से हम उनको भेजेंगे नहीं। वो रोड के उस पार नहीं भेज रहे, वो जयपुर क्या भेज सकते। परंतु जो हमारा गंगानगर या आसपास का उत्तरी राजस्थान का एरिया है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लड़कियों के साथ कोई भी ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है कि आपकी लड़कियां किसी से कम नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है उस दिन होली भी मनाई जाती है, उस दिन दिवाली भी मनाई जाती है। परिवार ना होता और मेरे भाई स्पेशली वो अगर मेरा सपोर्ट ना करते तो ये संभव नहीं था कि प्रिया बजाज एसडीएम बन पाए। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद द टॉपर की इस बहुत दिनों बाद वापस से शुरू की गई श्रृंखला में हम एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए टॉपर के साथ आपके साथ हैं, और उनका नाम है प्रिया बजाज, जिन्होंने 2nd रैंक अचीव की है आरएएस 2021 में। और इनका जो स्ट्रगल है या फिर जो प्रिपरेशन का जो दौर है वो 2014 से 2024 तक, जो 10 साल में इन्होंने 3 एग्ज़ाम्स दिए आरएएस के, और 2018 में मैम खुद सेलेक्ट हो गई थी। उनको कोऑपरेटिव स्टेट सर्विस में वो पहले से ही थी, और उसके बाद भी इन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और कंटिन्यू बनाए रखा अपना प्रिपरेशन का जो दौर है। और इस बार 2nd रैंक के साथ उनको आरएएस प्रॉपर एसडीएम के लिए वो चयनित हुई हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने जो प्रिपरेशन है उसके बारे में। थोड़ा सा आप अपना परिचय दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, सर ने जैसे बताया, मेरा नाम प्रिया बजाज है। मैं राजस्थान के गंगानगर ज़िले के केसरी सिंहपुर कस्बे की निवासी हूँ, और 10वीं तक मेरी स्कूलिंग जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद 12th में मैंने साइंस बैकग्राउंड से 12th की है और बीएससी की मैंने सर। और इसके साथ साथ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 2014 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई, तो मैंने उसी के साथ, जैसे जुलाई में रिज़ल्ट आता है तो अगस्त में मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और 2014 से 16 मैंने एक स्वयं पाठी के रूप में एमए भी की हिस्ट्री में। तो यही सर मेरा एक आरंभिक समय था जिसमें मैंने आरएस की तरफ अपना रुझान दिखाया। और पहले मैंने पीएमटी की तैयारी भी की थी, जिसमें मुझे ऐसे लगा कि ऐसी सर्विस में जाना चाहिए जिसमें मेरे को सेवा करने का मौका मिले। परंतु क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सर्विस है तो काफ़ी डोनेशन के लिए फ़ीस चाहिए थी, और आर्थिक परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी ना होने के करके तो मुझे कोई और सर्विस में स्विच करना पड़ा, तो मैंने आरएस को चूज़ किया। अच्छा, तो वो भी एक सेवा रही थी जिसमें आप जा नहीं पाए, तो और आपका सेवा करने का जो मोटो है वो यहाँ डेफिनेटली पूरा होता है। और मैडम के जो 10th में 70% रहे हैं, साहब मैम ने बताया, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं आजकल जो 90s का दौर चल रहा है तो उसको हम ये ना माने कि मेरे अगर 70 आते हैं तो नहीं होता। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत 2nd 3rd ग्रेड डिवीज़न आए उनके, और वो आज एसडीएम की पोस्ट पे हैं। मतलब आपने एमए हिस्ट्री में किया जी, इसका क्या विशेष कारण रहा कि भी वो आरएस में काम आ रहा था इसलिए?
हाँ जी सर, क्योंकि मैंने पहले साइंस के विषय पढ़ लिए थे 11 से लेके मैं ग्रेजुएशन तक साइंस के विषय पढ़ रही थी। क्योंकि अब 14 के बाद जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा लक्ष्य डिसाइड हो गया कि मुझे आरएस करनी है, यूपीएससी आरएस इन दोनों में से कुछ करना है। तो क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। तो 4 सब्जेक्ट मेरे पहले से तैयार थे, तो मैंने सोचा 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट तो मेरा और तैयार हो जाए। तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री। तो मैंने परस्यू किया एमए को, और साथ साथ मैंने आरएस की तैयारी भी कंटिन्यू की। एग्जैक्टली, जो सब्जेक्ट्स कमज़ोर रहते हैं उनको या तो पढ़ लिया जाए या पढ़ा दिया जाए। जी सर, बिल्कुल मैं सर। पवन जी अभी आरएस हैं, उनके साथ बैठा था तो उन्होंने ये बताया कि मुझे जो सब्जेक्ट पुअर लगता था मेरा, मैं वो पढ़ाने लग जाता था दोस्तों को। मैंने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जो मेरे साथ कलीग्स आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करती थी कि साइंस में उनको पढ़ा दूं या कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ा दूं, जिसकी वजह से मुझको भी याद रहे। क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होंगी उतना ज़्यादा मुझे याद रहेगा। तो मैंने भी खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया। तो जैसे ही आपका बीएससी हो गया 2014 में, आपने आरएस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। जी सर। और आपने ये बताया कि 2016 में आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। 2018 में मेंस की मैम की 274 रैंक आई थी और कोऑपरेटिव स्टेट सर्विस अलॉट हुआ था। और आपने बताया कि आपने पूरे ही जर्नी के दौरान वो रूम नहीं छोड़ा जहाँ पे आपका पहली बार आप गए थे। जी सर, क्योंकि मतलब हम घर में रहते हैं तो घर का क्लाइमेट ऐसा नहीं होता कि जहाँ हम पूरे तरीके से पढ़ पाएँ। मैंने एक रूम लिया, तो उस रूम में मैं 2014 में गई, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस जो मोटो के साथ मैं आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ आई हैं। एक मेरी फैमिली का विश्वास आया है, मेरी खुद की डिग्निटी आई है, और इसके साथ तो मैं मेहनत कर रही हूँ डेफिनेटली। तो एक बहुत लाइफ का जो आप कह रहे हैं ना कि एक टीनेजर का टाइम है, वो मैंने सारा इस पढ़ाई में दे दिया है। तो मुझको रिज़ल्ट देना है। तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं एक आदमी की जर्नी में। तो मेरे रूममेट्स चेंज होते थे, जैसे मेरा शेयरिंग में रूम था, सिंगल सीटेड नहीं था। तो बहुत लोग आते थे, तो मैं उनको, जो पीजी के ऑनर है, तो उनको बोलती थी कि ये भी चले गए, मेरे पुराने फ्रेंड्स थे ये भी चले गए। टीचर कोई रीट में सिलेक्शन हो गया, कोई किसी का, मतलब हर किसी की मोटो अलग है। पटवारी का था, वुमेन सुपरवाइज़र के थे लोग, तो चले गए। मैं सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी। हर किसी को एक बार वापस मतलब सक्सेस हासिल करके घर जाने का ज़रूर मन करता है कि मैं अपनी देखो मैं तैयारी करने आई थी और अब मैं इस सक्सेस के साथ आपके विश्वास को जीतती हुई वापस पहुंच गई। पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी 2016 में ज़्यादा दाल गली नहीं, क्योंकि प्री हो गया, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अब जाऊंगी, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी बिल्कुल। जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ गया और मैं कुछ ना कुछ पोस्ट अचीव करके जाऊंगी, तभी मैं इस रूम को छोड़ूंगी। तो ये एक लंबा संघर्ष रहा, 7 साल मैं उस एक रूम में रही। तो 2014 से स्टार्ट लिया था मेरी, और 27 दिसंबर 2021 को हमारी कोऑपरेटिव में पोस्टिंग इधर सचिवालय में की गई थी। तो मैंने 26 या 25 दिसंबर को वो रूम खाली किया था सर। तो आपके रूममेट्स बदलते रहते थे? हाँ, रूममेट तो बदलते रहते थे। रूम का कलर पेंट 4-5 बार हो गया होगा शायद उस दौरान, पर प्रिया वही रही। आप एक साक्षी भाव में वहाँ स्थित थे ना। तो ऐसा क्या क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं जिसको आपने, अगर वहाँ एक रूम में इतना टाइम रहे हैं और आपने ये सोचा है कि कुछ होगा तभी निकलेंगे, और आपने ये भी बताया कि पटवार जैसे जो सिलेक्शंस आसपास जो होते रहे, आपका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और सीधा आरएस में हुआ। देखो सर, मेरे साथ मुझे को ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हो। तो मैंने भी 2016 के बाद, पहले तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, पर 2016 के बाद कुछ ऐसे एग्ज़ाम आए जब पटवारी का 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता था, प्री और मेंस में। तो मेरा पटवारी का प्री क्लियर हो गया और मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ उस वर्ष में। फिर मैंने वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर दिया, मेरा फर्स्ट लिस्ट में तो नाम नहीं आया। तब मैं एक तरह से, मतलब मेरे को कॉल नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि आपने एक ऐसी तैयारी को चुन लिया है जहाँ पे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसा कोई आरएस आरपीएस कोई निकला नहीं हुआ, या फिर कोई यूपीएससी में नहीं है, बिजनेस क्लास में। हाँ। तो कैसे ये संभव हो सकता है कि आपसे छोटे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं और आप इतने बड़े एग्जाम की, जो 3 टायर में एग्जाम हो रहा है, उसकी तैयारी करके कैसे कर लोगे। पर फिर भी मैंने अपने आप सेल्फ मोटिवेट रखा कि नहीं, आपकी मेहनत में जो कमी है ना, उसको आप कैसे ना कैसे बूस्टअप करके वापस लाओ। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कोई पेपर पास नहीं हो। तो सर मैंने खुद को ही एनर्जेटिक रखने की कोशिश की। कई बार वीडियोस भी देखी जो एक्स सिलेक्टेड, जैसे भवानी सिंह जी हैं, उनकी वीडियो देखी। मुक्ता मैम अपने संस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी वीडियो देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
मतलब हमारी कमियों को हम एनालिसिस करके उसके बाद उसको ओवरकम कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पेपर पास नहीं हुआ तो अंतिम रूप से कोई पेपर पास नहीं होगा। तो एक मैं भी इस मामले में हैरान होती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे पेपर पास ही नहीं हो रहे, हालांकि पढ़ते तो थे ही, प्री भी पास हुआ 2016 वाला, पर ये किस्मत की बात है कि सीधा मेरा RS में ही चयन हुआ 274 रैंक। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम RS नहीं कर सकते, हम ये कर लेते हैं, पटवारी दे देते हैं, रीट दे देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप वो भी दीजिए, तैयारी उसकी कीजिए। जी सर। और जैसे हम निधि मैम की बात करें रैंक 9, जी जी, तो मैडम ने RAS के रिज़ल्ट से 2 महीने पहले उनका फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेक्शन हो गया था जी और वो 40s में कोई रैंक है उनकी। जी जी जी। और साथ साथ में जो बाकी एग्ज़ाम्स के भी जो सारे सिलेबस है वो RAS के साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब लगभग मर्ज हो जाते हैं। जैसे पटवार जैसे हैं, वीडियो जैसा है, ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। सर, हमारे आसपास के टाउन में एक भी लड़की को बाहर नहीं भेजा गया कि मतलब आप शहर से बाहर या एक सिटी से बाहर जाके तैयारी करो। तो मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली कि आप पढ़ो। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मेरे ब्रदर्स बोल रहे हैं जिनकी शायद पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स में हुई, प्राइवेट कॉलेजेस में हुई, और मुझको रेगुलर पढ़ाया गया BSc तक, और मुझ पे मेरे भाइयों से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया कि आप जाओ पढ़ने जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। मेरे भाई भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर आपके पेरेंट्स इतना एफर्ट आप पे लगा रहे हैं तो आप कैसे सो सकते हो। तो मेरे को सर आज वो जैसे आपके साथ बातचीत कर रही हूँ तो ऐसे बात याद आ रही है कि मेरे पास किताबें पढ़ी होती थी, मेरे तब स्पेक्स लगा हुआ था मेरे, आज मैंने लेज़र करवा लिया, तो चश्मा लगा होता था, तो मैं उठती थी पहले पढ़ने लगती थी, फिर मैं वो अपने दैनिक कार्यों में जुटती थी। तो मेरे को ऐसा था कि पढ़ना ही पढ़ना है, कि आप अपने कामों से कैसे बचत करके टाइम को निकाल के आप पढ़ाई को दे सकते हो। एग्जैक्टली। तो जनरल ट्रेंड ये रहता है कि पेरेंट्स को, हालांकि मैं पश्चिम से बिलोंग करता हूँ, तो ये बताया जाता है कि लड़की में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी जी सर, पराया धन होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर। और आपके केस में आपके पिताजी माताजी ने इसको एक तरह से उल्टा इसमें एग्जाम्पल दिया है। जी सर, इसमें बच्ची को ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जी सर, ये मैं अपने जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उनको बोलना चाहूँगी, मेरी पर्सनल राय है और मेरी दरख्वास्त भी है कि आप लड़कियों को आगे भेजिए। अगर लड़की एक निकलती है तो 10 लड़कियों को और मोटिवेट करती है, और वो एक परिवार के साथ साथ 4 परिवारों को और मोटिवेट करेगी कि मैंने कोई एग्जाम्पल सेट की है। आज मुझे इस चीज़ का ज़रूर गर्व होता है कि सर मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स के विश्वास पे खरी उतरी हूँ मैं, और कई ऐसे बच्चियाँ हैं जिनको मैं आगे लाने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक स्टेप तो उनको दे ही दिया है कि प्रिया निकल सकती है तो प्रिया के आसपास के टाउन की लड़कियाँ निकल सकती हैं, क्योंकि मैं मेरे टाउन की पहली ऐसी RS बनी हूँ, चाहे जेंडर बेस पे बात करो चाहे वैसे इन जनरल बात करो। बहुत मोटिवेटिंग है मैम। तो जब आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते थे तब तो कुछ ठप्पा भी लगा हुआ होगा कि ये क्या करेगी, तो पटवारी भी नहीं हो रहा है। सर बहुत सुना मैंने कि ये क्या निहाल करेगी, मतलब इससे तो वो पटवारी भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो सर इसी प्रेशर में मैंने B.Ed भी की, मतलब कम कॉलेज जाके, पर मैंने B.Ed को भी परस्यू किया कि मैं B.Ed करूँगी इन लोगों को शांत करने के लिए। शायद मुझ में ऐसा हो सकता है कि RS का पेपर ना पास हो तो प्लान B के रूप में कम से कम मैं रीट तो निकाल लूँ, जिससे मुझको रोजगार तो मिले। तो जब आपके एक छोटी नौकरी भी लग जाते हैं तो लोगों के एटलीस्ट मुंह बंद हो जाते हैं, तो वो कम से कम आपके पास इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो जाते हो। आपको घर से मतलब एक जो सपोर्ट है वो तो मिल ही रहा है, आपके पास इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी है, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हो। तो प्लान B के रूप में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि राजस्थान का कोई और पेपर आ रहा है जिसमें किसी जनरल डिग्री की ज़रूरत नहीं भी है, जैसे B.Ed किया हुआ व्यक्ति टीचिंग का एग्ज़ाम दे सकता है, परंतु जैसे वुमेन सुपरवाइज़र का है, पटवारी का है, अपने SI के भी बैच चल रहे हैं सर, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक प्लान B के रूप में हमारा एक और भी प्लान हो सकता है, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है। तो वही हमारे RS में रिपीट हो रहा है, वही हमारे बाकी पेपर्स में हो रहा है। तो ये एक ऐसा दौर रहा होगा जहाँ पे नेगेटिव मोटिवेटर्स भी बहुत रहे होंगे आपके। तो जैसे हम देखें कि पश्चिम राजस्थान में लड़कियों को इतना एजुकेटेड नहीं किया जाता है, और उत्तर में हम देखें तो जी सर अच्छा से ध्यान दिया जाता है। तो आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर या संदेश रहेगा, या क्या इन चीज़ों के कारण हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ये सोचते हैं? मैंने तो एक जगह ये देखा कि बच्ची को स्कूल जाने के लिए जो 10th तक पढ़ाया गया, 11th में नहीं पढ़ा रहे थे वो। मुझे अब क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो बोले कि स्कूल रोड के उस पार है।
तो रोड के उस पार स्कूल है, इस वजह से हम उनको भेजेंगे नहीं। वो रोड के उस पार नहीं भेज रहे हो, जयपुर क्या भेज सकते? वही सर, मैं ये 2016 से जैसे जुड़ी हूँ इन चीज़ों के साथ, और मैंने बहुत फील किया कि परसेंटेज अगर 33% परसेंटेज है तो पहले तो लड़कियां उसको भी नहीं क्रॉस कर पा रही थी। इस बार अच्छा रिजल्ट रहा है डेफिनेटली लड़कियों का, परंतु जो हमारा गंगानगर या आसपास का उत्तरी राजस्थान का एरिया है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लड़कियों के साथ कोई भी ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। और मैं चाहूँगी पूरे राजस्थान में हमारी यही प्रथा चले कि जहाँ ये जितनी हमारे पास जेंडर इक्वलिटी की बात करें वो हो, स्टडी में इक्वलिटी हो, और आगे जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसमें भी इक्वलिटी हो, और हर चीज़ में अगर हम इक्वलिटी देंगे तो डेफिनेटली आपकी बेटी है तो आपका नाम रोशन करेगी। इसी को मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। एग्जैक्टली वो एक तरह से उत्तर में देखे तो मातृसत्तात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखता है। जी सर। हाँ, और वहाँ पे ये घूंघट जैसी बंदिशें जी सर, ये है कि मतलब वहाँ पे ऐसी जो हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो चलन में नहीं है, जिसकी वजह से नारी सशक्त महसूस करती है, क्योंकि ये प्रथाएं हैं कहीं ना कहीं हमको पीछे ही लेके गई हैं समाज में। इन्होंने कुछ हमारा ज़्यादा विकास नहीं किया। इसके बजाय आप लड़की को इकोनॉमिकली पावरफुल कीजिए, सोशली पावरफुल कीजिए, उसको मार्शल आर्ट्स सिखाइए। आजकल ज़माना बहुत आगे आ गया है, तो अपने जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, तो इनको सिखाइए, अच्छी प्रथाओं के बारे में बताइए, ना कि अपनी जो पुरानी जो बाप दादाओं के समय चली आ रही हैं प्रथाओं, उनसे हमको निकलना चाहिए। तो आपके स्ट्रगल के दौरान आपका सोशली डिस्कनेक्शन भी बहुत हुआ होगा? जी सर। तो वो आपके लिए मैनेजेबल था? कैसे किया आपने उसको मैनेज? सर जब मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कुछ बन जाते हैं तो लोग हमसे जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो अब मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने पिछले 10 साल मैंने 10 साल एक पढ़ाई में बिताए हैं, तो मैं बहुत कम समारोह में, बहुत ऐसे हो सकता है कि मेरे जो खुद के भाई की शादी है उसमें मैंने ज़रूर शिरकत गई हूँ मैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे जो फैमिली में चाचा नाना दादा वो हैं, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मैनेजेबल है। आपकी फैमिली उसको मैनेज कर सकती है, आपके और रिश्तेदार उसको मैनेज कर सकते हैं। किसी की भी शादी आपके बिना जाए रुकती नहीं है, ठीक है। वो शादी हो जाएगी, वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा, परंतु वो जो आपका एक दिन है वो सिर्फ एक दिन वेस्ट नहीं होता सर, उसके आगे पीछे के जो दिन है आप तैयारी में जुटते हो, हफ्ता भर चला जाता है, वो चले जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाएगा, फिर उसके बाद आप वापस अपनी उसी पढ़ाई पेस बनाने में आओगे। तो अब हमको ये वेस्ट नहीं करना टाइम। और मुझे एक अच्छी बात किसी ने कही थी, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है उस दिन होली भी मनाई जाती है, उस दिन दिवाली भी मनाई जाती है। और डेफिनेटली मेरा जब AR में भी सिलेक्शन हुआ 274 रैंक पे, तो रंग लगाने वाले भी आगे सर, मालाएं पहनाने वाले भी आगे, बाहर पटाखे भी बज रहे थे, केक कटवाने वाले भी आगे, तो सब कुछ उस दिन मन ही रहा है। तो क्यों ना उसी रूप में आप एक अपनी मतलब प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में ख्याति प्रदान करें खुद को। बल्कि इन समारोह में शामिल होने पे हम तो वो एक जो हमारी फैमिली के नॉर्मल लोग हैं उन्हीं की तरह शामिल होंगे सर। तो आपके मतलब मन में पूरी तरह से इस ध्येय को एक तरह से आपने आत्मसात कर रखा था, तो आपको इसके अलावा जैसे सुबह उठते ही आप बता रहे हो पढ़ने लगती थी, सोशली आप जो प्रोग्राम्स में नहीं जाते थे, या आपने बताया कि हॉबी भी आपका यही पढ़ना है? मेरे को ऐसा लगता था कि जब तक आपसे पढ़ाई ही नहीं हो रही तो बाकी पार्शल काम करके करने क्या है। तो एक बार आप अपनी लाइफ में ये कर लीजिए कि हमको जो अचीवमेंट हमने, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत कम टाइम होता है, उसको रिजल्ट देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको वापस बुला लिया जाता है घर पे। मैं इस मामले में लकी रही कि मुझको फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होने के बावजूद भी मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं एक अटैम्प्ट और दे लो आप। तो उस अटैम्प्ट में अगर सपोज कि इस बार जो 2018 में मेरी सफलता मुझको नहीं मिली, तो शायद हो सकता है मैं भी स्टेप आउट हो चुकी होती। तो अगर वो रिज़ल्ट आया उसकी वजह से मुझको एक और अटैम्प्ट मिल गया, तो उसमें मैंने अब सेकंड स्थान अर्जित कर लिया। तो हो सकता है कि आपके पास दूसरे के अलावा तीसरा मौका भी ना हो, तो हमको कम से कम एक में फेलियर के अलावा दूसरे में हमको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके पास मतलब सोशली बहुत दबाव आ जाता है, पारिवारिक दबाव बहुत आ जाता है। हाँ। कई हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं जिनकी थोड़ी सोच पिछले समाज के अकॉर्डिंग है, तो हमको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं है कि आप सोशली इतने एक्टिव हो सको, आप मतलब और कल्चरल प्रोग्राम से मतलब आज मैं बोलूँ कि मेरा तो घूमर करना ये एक्टिविटी है, तो आप सोशली प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। OTS में जाओगे, अच्छे कैंपस में आपको सारा कुछ मिलता है अरेंज करने को। फिलहाल OTS में देख रहा हूँ मैं सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, खेलना कूदना, वो एंजॉयमेंट शुरू हो चुका है। वो तो सर एक तरह से कहा जाता है कि हनीमून पीरियड है, एक
स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए वो स्टूडेंट का हनीमून पीरियड है। हाँ, तो मैडम का OTS पिछली बार फाउंडेशन कोर्स हो चुका है, इस बार आप उसके नेक्स्ट फेज में जाएंगे, IC में जाएंगे। आपने कहा कि कुछ भी हो जाए, इतने सारे अटेम्प्ट्स रहे आपके, मैं देवीलाल चौधरी जी रैंक 86 जो है उनसे भी मिला था, तो उनकी जो रैंक 2016 में आई वो कुछ 1200 कुछ वैसे ही रही कि भी 1000 से ऊपर थी, और फिर 2018 में उससे भी पीछे रैंक आई, परंतु फिर भी उन्होंने दिया और इस बार रैंक उनकी 86 आ गई। सो जैसे आपने बोला कि अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले में नहीं होगा। आपने कहा रणभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हमने मैदान ही छोड़ दिया तो फिर तो स्कोप बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना, तो परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो होगी, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ख़त्म है। और आप ये सोचिए कि आपने इतने साल जो तपस्या की है, मान लो आप 3 साल एक अटैम्प्ट के लिए पढ़े और उस अटैम्प्ट में आपको रिजल्ट 0 मिला, हो सकता है आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो, पर उन 3 सालों का हिसाब आपके पास क्या है, उन 3 सालों का आपने वेस्ट क्यों किया। अब आपको ये करना चाहिए कि मैं तो 1 साल और लगाऊंगा और इस बार मैं बहुत अच्छी रैंक को निकाल के और एक अच्छे पद पे स्थापित हो जाऊंगा। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके लिए किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, जो आपका ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है रैंक में, उसके लिए? सबसे पहले तो ईश्वर को मैं और माँ सरस्वती को देना चाहूँगी, और इसके साथ तो जो मेरा परिवार है, जो मेरी बैक सपोर्ट में रहा, मतलब वो ना हो तो आपके पास, लड़की के पास तो बहुत कम ऑप्शन रह जाते हैं कि वो परिवार से तो बगावत कर नहीं सकती तो मतलब परिवार ना होता और मेरे भाई स्पेशली वो अगर मेरा सपोर्ट ना करते तो ये संभव नहीं था कि प्रिया बजाज STM बन पाए। तो शायद वो एक टीचर भी रह सकती थी, शायद वो अनएम्प्लॉयड भी रह सकती थी, और शायद वो AR भी रह सकती थी। जी, और सम्यक से आपका किस तरह से फिर जुड़ाव रहा? सर मैं ऑनलाइन माध्यम के साथ भी जुड़ी, और इंटरव्यू के फेज़ में भी मैं मॉक इंटरव्यू देने आई, और मैंने एथिक्स के काफ़ी वो क्लासेस देखी हैं इनकी। मुझे ऐसा लगा कि जो कंटेंट है हमको समराइज़ करके दिया जाता है, और आज भी जैसे मैं कुछ बातचीत कर रही थी तो इनकी एक जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें 54 टेस्ट की बात की जा रही है, प्री कम मेंस, तो ये एक पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का, फिर इंडियन हिस्ट्री का और राजस्थान हिस्ट्री के अलग अलग टेस्ट हैं, प्री का भी इसमें टेस्ट है, मेंस के भी टेस्ट हैं, उसके बाद जो सम अप करके एक कंबाइंड टेस्ट है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जितना हम इन्वेस्ट फाउंडेशन कोर्स पे या फिर बुक्स पे खरीदने में करते हैं, उतना या उससे ज़्यादा हमको टेस्ट लिखने में करना चाहिए। सर वो टेस्ट अगर हम लिखेंगे, अगर मैं आपको मतलब इन जनरल मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमारे दिमाग में बहुत कुछ है, अब मैं मान लो कि मेरे दिमाग में हिस्ट्री के सारे पोर्शन मेरे को कवर किए हुए हैं मैंने, परंतु वो एग्जामिनर आपसे मान लो कोई अलाउद्दीन खिलजी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको कुछ लिख के नहीं आ रहे, वो खाली छोड़ के आ रहे हो और आपकी कलम चल नहीं रही है। अगर आप टेस्ट लिखोगे तभी आपकी कलम चलेगी, और ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो आप रिप्रेजेंटेशन टेस्ट को देते हो वही आपका एग्ज़ाम में होता है। उस दिन आपको कोई खास चमत्कार नहीं करके आते हो, क्योंकि वो प्रवृत्ति बन जाती है आदमी की। तो अगर आपकी स्पीड होगी तो आप उसको स्पीड से पेपर कर रहे होगे, अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, जैसे 2016 में मेरी स्पीड नहीं थी तो पेपर ही छूट गया मेरा। तो ये किस वजह से हुआ, ये एक लूप जो क्रिएट हो जाता है वो इस वजह से हुआ क्योंकि टेस्ट नहीं लिखे। तो आप एनालिसिस करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार खुद की गलतियों से सीखना है, आप हमारी गलतियों से सीख सकते हो। तो अगर हम 3 बार में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 1 बार में सेलेक्ट होना है, तो आप वो गलतियां ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखें। जो अब ये संस्थान है हमारा, तो इसके द्वारा इतना कंपाइल करके एक अच्छा प्रोग्राम दिया जा रहा है, क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। एग्जैक्टली मैम, मैंने जैसे 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका जो मेंस लिखा, तो 4th पेपर के लिए मैं कॉन्फिडेंट था, वो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, तो मैंने वहीं जाके लिखा, वो वहाँ जाके लिखा तो मेरा हो गया प्रेसिज जो होता है 10 नंबर का, वो लास्ट में रहा। 10 मिनट पीछे समय बचा है, 10 मिनट का प्रेसिज मतलब 10 नंबर का है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे वो मैं कर ही नहीं पाया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो थॉट्स और वो गैदर ही नहीं कर पाया मैं। बट बाद में जब 21 में मैंने कुछ और स्ट्रेटजी यूज़ की कि अगर मेरा लास्ट में जो 10 नंबर का जो ग्रामर छूटी होती और प्रेसी में 10 मिनट पहले कर लेता शुरू में, तो ग्रामर तो मैं कर लेता लास्ट में। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ जाके प्रैक्टिस करने से, एकदम एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि यही टेस्ट में कर लो आप, यही टेस्ट में कर लें। जैसे हम आइडियल कहें या मोटिवेटर कहें, आइडियल आप किसको मानते हैं? मेरे ब्रदर ही मेरे आइडियल रहे, हालांकि वो एक बैंक में
क्लर्क की पोस्ट पे हैं, परंतु जो मोटिवेशन मुझे उनसे मिलता है, क्योंकि एक आदमी की लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ आप बिल्कुल लो में फील करते हो, आपका ग्राफ यहाँ चढ़ता चढ़ता नीचे चला जाता है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आपको अगर सफलता प्रथम चरण में नहीं मिली तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप असफल ही रहोगे, आप एक बार और ट्राई करो। अगर वो मुझको इस तरह से लगातार मोटिवेट ना करते तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आरएस क्रैक कर पाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का जो सपोर्ट सिस्टम है तो उसको आधार देने वाले वही थे। काफ़ी गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं पहले में। जी सर, पहले टॉप 10 में ही बिल्कुल 5-6 गर्ल्स हैं शायद। जी जी। हाँ, तो अपने एरिया की हम एक तरह से सेक्स रेशियो देखें या फिर एजुकेशन रेशियो देखें, उसमें गर्ल्स का परसेंटेज थोड़ा पुअर है। बिल्कुल। और जितनी भी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं गर्ल्स, अभी वो नॉर्दर्न राजस्थान की। जी। आप एज ए गर्ल पूरे राजस्थान की लड़कियां क्या चैलेंजेस फेस करती होंगी? जैसे मैं तो समझ नहीं पाता हूँ सारी बीइंग अ बॉय, तो उसके लिए आपको उन गर्ल्स को और उनके जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बीइंग ए गर्ल मुझे पता है कि क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो सारी परिस्थितियों में से मैं गुजर चुकी हूँ कि क्या क्या एक लड़की के जीवन में फेजेस आते हैं। उसको मतलब पारिवारिक रूप से रिजल्ट का प्रेशर भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है और पारिवारिक रूप से भी होता है। उसकी खुद के साथ भी लड़ाई एक तरह से अंतर रूप से चलती रहती है कि मुझे पहले क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, और वो एक तरह से वो डर ही बनता जाता है कि हमको शुरुआत से इतना एक्सपोजर नहीं दिया जाता है। अगर एक घर में लड़का लड़की दो हैं तो पहले कोशिश की जाती है कि लड़के को पढ़ा लिया जाए, अच्छे से उसको सेट कर लिया जाए, अगर हमारे पास रिसोर्सेज बचे तो इसको देख लेंगे, नहीं तो उसको शादी करके भगा देंगे, लड़की की शादी है ना। तो वो पर हमको ये देखना चाहिए कि शादी इतनी मैंडेटरी नहीं है, शादी तो फिर भी हो जाएगी अगर वो लड़की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, तो मतलब उसके पास उससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब अगर आज हम उस एक नॉर्मल लड़की की बात करें तो उसके पास कम ऑप्शन है, जो एक लड़की एम्प्लॉयड है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो आप कम से कम अपनी जो लड़की की इच्छाएं हैं उसको तो पूरा करने की कोशिश कीजिए। और विश्वास अगर पेरेंट्स ही नहीं दिखाएंगे तो सर कौन दिखाएगा, क्योंकि सोसाइटी में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। हमको कम से कम जो हम पेरेंट्स हैं या मेंटर्स हैं या भी भाई बहन हैं, हम भी डेफिनेटली किसी की बहन है या किसी के भाई हैं, तो हमको विश्वास दिखाना चाहिए। और अगर हमारे पेरेंट्स इतने सजग नहीं हैं तो क्योंकि हमारे भाई और जो कलीग्स हैं, कज़न्स हैं, वो हमारे हम उम्र के हैं, तो उनको समझाना चाहिए। और क्योंकि एक लड़की पे शादी का भी बहुत प्रेशर होता है कि अच्छे सही टाइम में शादी होगी, और डिस्ट्रैक्शन के लिए भी माँ बाप डरते हैं कि फ़लाँ थोड़ी दूरी पे स्कूल है, जैसे हम बात भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो नहीं जाने देंगे। तो एक बार आप विश्वास जताइए, मेरे को नहीं लगता है कि आपकी लड़की आपका विश्वास तोड़ेगी। और हमेशा लड़कियों ने, कल्पना चावला ने रिज़ल्ट दिया है अपने, पिछली बार मुक्ता मैम टॉप पर रही हैं, इस बार आप मुझे भी देख रहे हैं टॉप 10 की रैंक में, और भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे संस्थान साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो क्यों ना हम उनको देखते हुए अपनी लड़की को भी आरएस बनाएं, आरपीएस बनाएं, और वो आगे वाली लड़कियों, आने वाली पीढ़ी को और जागरूक करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आरएस की 988 इस बार वैकेंसी थी, तो अगली बार भी अगर मान लो 1000 वैकेंसी तो 600 लड़कियाँ होनी चाहिए कम से कम, ताकि लोगों को लगे कि लड़कियाँ आउटपुट देती हैं। एग्जैक्टली, मेन कंसर्न जो है वो मुख्य उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी का भी है जी, बच्चियों की। जैसे मेरे पास मैं जब एक बच्ची थी मेरे टच में जो पढ़ती थी मेरे से, और उसका बहुत अच्छा था पढ़ने में। अब वो चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं या आईएएस की तैयारी करूं। अब वहाँ से उसको भेजने के लिए उनके घर वालों में वो नहीं था कि हम बच्चे को अकेले कैसे भेज दें, उनमें वो सुरक्षा की भावना बैठती है। तो बाद में वो बहुत कोशिश किया उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करने के बाद में, अंततः वो माने, और वो बच्ची आज आईएएस की तैयारी कर रही है जयपुर में। और इसी चीज़ के निराकरण के लिए भी सम्यक ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें गुरुकुल जो रेजिडेंशियल कोचिंग है, अच्छा, आवासीय कोचिंग, तो उसके अंदर क्या है कि वहीं पे आपका रहना हो जाता है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रह सकती हैं, बट गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए ले रही हैं क्योंकि उनको उस कैंपस से बाहर ही नहीं जाना आईएएस आरएएस की तैयारी के लिए। सही है, वहीं पे रह के फैसिलिटी वहीं मिल रही है। हाँ, वहीं खेलना कूदने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ सीतापुरा में जीआईटी का कैंपस है, और वहाँ पे कोचिंग भी हो जाती है, रहने की व्यवस्था भी है, उनको वहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित एनवायरनमेंट है। तो वहाँ पे मैंने पिछली बार गया था मैं सत्यनारायण जी के साथ, और
भजनलाल जी के साथ गया था, तो वहाँ पे देखा हमने हॉस्टल्स की सुविधा भी लड़कों के लिए भी इतनी अच्छी है। हम लोग तो हॉस्टल में बहुत रहा हूँ, जब लड़कों के हॉस्टल्स देखते थे तो ऐसा लगता था कि बट यहाँ पे बहुत अच्छा था, हाइजीनिक भी है। हाँ, मैं तो कहती हूँ सर ऐसी व्यवस्थाएं और भी की जानी चाहिए हमको। इस मतलब जो ये भी एक मुहिम जो आप गुरुकुल वाली चला रहे हैं, तो इसको और बड़ा करना चाहिए जिससे कि और लड़कियां आ सके, क्योंकि रिमोट एरिया से जयपुर लाना भी बहुत मुश्किल है किसी को। हाँ। मान लो अगर बाड़मेर की लड़की को जयपुर तक लाना है तो इसके लिए हमको मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा एनवायरनमेंट हम सेट करके दे दें जिसमें से और रिजल्ट भी अच्छा आए हमारा, जिस वजह से और बच्चे इस चीज़ के साथ जुड़े। एग्जैक्टली। अब ये परसेंटेज में बाड़मेर में कब बहुत कम लोग हैं, जैसे मैं गंगा जी को जानता हूँ, योशिता को जानता हूँ, ये कुछ लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, बट गर्ल्स का परसेंटेज ओवरऑल तो कम ही है। फिलहाल जो मेरे पास जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही हैं, और कुछ लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो वीडियो के कमेंट्स में आप कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन केस आप कभी फ्री हों तो उसको आप कमेंट्स में रिप्लाई दे दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जो इस लंबी जर्नी की जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।